नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं चिर परिचित हैं। डीएम अवस्थी शॉर्ट में नाम है, दुर्गेश माधव अवस्थी पूरा नाम है। पुलिस महकमा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एकीकृत मध्य प्रदेश के संदर्भ में चिर परिचित ये नाम है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हैं, यूं उस दौर में डीजीपी रहे हैं जो सियासत के विद्यार्थियों के लिए बड़े रोचक समय का विषय रहा है, पर उस पर बात फिर कभी। आग्रह भी कुछ देर पहले मैं कर ही रहा था जब कैमरा बंद था कि बात कर लीजिएगा। मुस्कुरा के वो टाल गए हैं फिलहाल, पर मनाऊंगा कभी। अभी जो हाजिर हुआ हूँ वो विषय बहुत ही ज्वलंत सा है। विषय ये है कि क्या कोई वाद समाप्त हो जाता है, और जिस अंदाज में अभी सरेंडर हो रहे हैं बस्तर में, क्या ये सरेंडर नक्सलियों का समाप्ति का संकेत है, या कि ये सरेंडर नक्सलियों के बीच स्पष्ट विभाजन का संकेत है। संक्षिप्त बातचीत है, कोशिश करूंगा सारगर्भित ही रहे और आपके लिए कुछ बेहतर निकल पाए। सर प्रणाम। सर, अभी जो बस्तर में चीज़ें चल रही हैं और जिस रफ्तार से सरेंडर हुआ है, खासकर भूपति के बाद, इस सरेंडर से क्या ये मानना चाहिए सर कि माओवाद समाप्त? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब यूँ दूंगा कि माओवाद की विचारधारा जो थी वो 67 से हम उसे अपने देश में मान सकते हैं और उसके बाद से लगातार चलती रही। वर्तमान में जिसको माओवाद कहते हैं हम, 2004 के बाद जब एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मिल गए और एक बड़ी शक्ति के रूप में तिरुपति से लेकर नेपाल तक, काठमांडू तक, लाल गलियारा के रूप में वो प्रचारित और प्रसारित हुआ और एक आतंक का जो वातावरण बना, उस परिस्थिति में जो विचारधारा थी वो पीछे रही और पीएलजीए आगे रही, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो कि उनकी आर्म्ड विंग थी, आर्म्ड रिबेलियन, जो कि उन्होंने सोचा था कि हम क्लास स्ट्रगल जो है, जो हमारे क्लास एनमी हैं, वर्ग दुश्मन हैं, इनको हम बंदूक के बल पर मिटाएंगे। तो जो अभी चल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, पिछले सालों से इस पर मेहनत नक्सलवाद में की गई है। इस प्रदेश को अगर देखें या देश के अन्य प्रदेशों को देखें, और अभी जो 2 साल से जिसको आप और अभी का कह रहे हैं जो सरेंडर्स हैं, ये इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 2 साल में सुरक्षा बलों के समन्वय से जो पीएलजीए का जो आर्म्ड विंग था उस पर बड़ा करारा प्रहार हुआ, और इतना प्रहार हुआ कि बसवराजू जैसे उनके जो चीफ थे, ना केवल जनरल सेक्रेटरी बल्कि मिलिट्री चीफ भी थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, वो मारे गए। तो मनोबल कैडर जो था, जिसको बनाया हुआ था जिन लोगों ने, प्रमुख लोगों ने, वो या तो कुछ एलिमिनेट हो गए हैं, कुछ बड़े सरेंडर हो गए, सुजाता जैसे, भूपति जैसे। तो अब ये जो सरेंडर दिख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है। विचारधारा तो बहुत पहले से पीछे छूट गई थी, माओवाद की जो थी वो अब एक भय और आतंक के वातावरण से वो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। खास करके अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो उसी पर चल रही थी, उसी पे माओवाद चल रहा था। तो अब वो चीज़ पे प्रहार होने से वो ख़त्म हो रहा है, और मुझे लगता है भय और आतंक का जो वातावरण था वो वाकई में ख़त्म हुआ है और कम हुआ है। तो जैसा कि सरकार कह रही है, मौजूदा सरकार, उत्तर बस्तर और माड़ से नक्सलवाद समाप्त, आप सहमत हैं? देखिए, नक्सलवाद समाप्त के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 26 का एक डेट रखा है, और उनका उद्देश्य भी यही है जो सबका है, कि माओवाद की जो ये बंदूकों की लड़ाई है, जिसमें हज़ारों सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं, ये खत्म हो जाए। और कल का जो सरेंडर है, जिस प्रकार से मीडिया में प्रसारित हो रहा है और देखा गया है, ऐसा लगता है कि इस एरिया में इससे ज़्यादा माओवादी तो थे नहीं, और जो उनके कैडर हैं उसमें से काफ़ी लोग कल सरेंडर हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग और भी रह गए हों जो जन मिलिशिया हों, कुछ हों, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि जो ये पीएलजीए है ये, या माओवादी जो हैं, ये स्टैटिक है। वो स्टैटिक नहीं है। एरिया ज़रूर बटा है लेकिन डायनामिक्स है। वो घूमते रहते हैं, वो कोई एक जगह पर रुक करके कभी वो उस एरिया का कमांडर जो होता है वो बहुत बड़े एरिया में मूव करता है। तो अभी जो हुआ ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन
खत्म हो गया है अबूझमाड़ में। अगर आने वाले कुछ समय में कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती तो ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी जनसंख्या तो कभी की नहीं गई कि माओवाद के कितने लोग अबूझमाड़ में हैं। एक अनुमान था, और अनुमान के आधार पर जो सरेंडर है, ऐसे लगता है कि और भी कई जो पिछले कुछ महीनों में कमांडर्स वहाँ से मारे गए या गढ़चिरौली में सरेंडर हुए, उससे मुझे ये लगता है कि लगभग वहाँ पर कांकेर और उसके आसपास ऊपर का जो एरिया है नारायणपुर का, वहाँ पर ये काफ़ी कम हुआ है। भूपति ने भी ये बात कही है, और अभी हालिया दिनों जो रूपेश आया उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने दोनों ने एक बात जो कॉमन थी, उसकी पंच लाइन ये है कि अभी फ़िलहाल खुद को बचाना ज़रूरी है, लक्ष्य के लिए लड़ाई बाद में भी लड़ सकते हैं। इस लाइन के क्या मायने? इस लाइन के जो मायने मुझे समझ में आते हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि विचारधारा जो थी हमारी वो जीवित है। हम अभी जो आर्म्ड रिबेलियन था उसका हथियार हम रख रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी थ्योरी है कि ये जो हैव नॉट्स और हैव्स की है, जो वर्ग संघर्ष है, वो जब तक उस पर संतोषजनक कोई निर्णय नहीं होंगे तो हम फिर इससे जो परिलक्षित होता है ऐसा लगता है। लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने सरेंडर किया है, और अगर हम इतिहास में देखें पिछले 10-1 सालों में जो सरेंडर हुए हैं, खास करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उनकी एक्टिविटी फिर समाप्त प्राय ही हो गई है। बिल्कुल सही है, लेकिन तेलंगाना में मूलतः उन लोगों ने सरेंडर किया जो तेलुगु मूल के ही थे। भूपति का सरेंडर जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, रूपेश का सरेंडर जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या ये अजीब नहीं है? जबकि वो अपनी बात को शर्त में नहीं कह रहे हैं, मगर बड़े खुले तौर पे कह रहे हैं कि जीना अभी ज़रूरी है, बचना अभी ज़रूरी है, लक्ष्य तो वही है। तो बात देखिए वही है कि मनोबल टूट रहा है कैडर का। अब उसको ये लग रहा है कि जंगल की लड़ाई लड़ते लड़ते हम मारे जाएंगे, तो फिलहाल हम अभी तो हथियार रख के अपनी जान बचाएं। जो कि उस वीडियो में हमने भी देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम फिलहाल लक्ष्य हमारा चाहे कुछ भी हो, लक्ष्य जो था वो तो कभी प्राप्त नहीं कर पाए और कभी करने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो इसके सबसे चरम वर्ष थे 2000 से लेकर 2013 को मैं अगर देखूं तो जीरम घाटी के समय में तो नक्सलवाद की चरमावस्था कही जा सकती है। उसके पहले जो घटना हुई दोरनापाल में, जहाँ जगह वो जो चिंता गुफा में जहाँ 76 जवान मारे गए, ऐसे चंद्रबाबू नायडू पर हमले हुए, तो वो उस अवस्था पे तब वो जब नहीं रेड कॉरिडोर को कर पाए। या अगर हम चारू मजुमदार और उनकी बात करें जो बंगाल में, उस वक्त भी एक समय था जब ऐसा लगने लगा था कि बंगाल में तो बिल्कुल माओवादियों का या उस समय के नक्सलवादियों का संघर्ष है। आखिर आप देखें तो जब प्रहार शुरू हुआ तो चारू मजुमदार की स्थिति ये थी कि जब वो पकड़े गए कलकत्ता में तो कई दिनों तक उन्हें खाना तक नहीं खा सके थे, सारे लोग उनको डिजर्ट कर गए थे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जनक है देश में माओवाद का, उनको जब पुलिस ने पकड़ा और जब प्रहार हुआ तो उस वक्त बहुत लंबा डिजर्टेशन हो गया था, लेकिन कई विभागों में विभाजित हुआ, कई लोग अलग निकल गए, जो बिहार चले गए, कुछ उधर चले गए। ये इनकी पुरानी स्ट्रेटजी है। तो इस प्रकार के इनके जो कैडर हैं, लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा याज्ञवल्क्य जी कि जो रिक्रूटमेंट है पिछले 10-15 साल से, वो विचारधारा पे आधारित ना होकर के रिवेलियन के लिए है। मतलब शहरों में ज़रूर, और परिस्थितियां बदल गई, आप मिलें और वो समय नहीं है कि लेबर और मिल और किसान सब मिला करके करें। अब परिस्थितियां भी देश की बदल गई, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अब ये लड़ाई थी वो एक आर्म्ड लड़ाई थी जिसको वो लड़ रहे थे, और उनसे उन्होंने बहुत चरमावस्था भी पाई, धन भी पाया, एक्सटॉर्शन भी किया, अपने को सुसज्जित भी किया, ट्रेनिंग भी अच्छी की। लेकिन जिस तरह से मारे जा रहे हैं बड़े बड़े कमांडर्स और सरेंडर कर रहे हैं, सुजाता किशन जी की वाइफ थी, भूपति और ये सब जो लोग हैं एक परिवार के, एक ही परिवार के, इनका सरेंडर होना या इनका प्रेस को जारी करना मीडिया को कि हम अब हथियार छोड़ने की तरफ हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मनोबल का प्रभाव है, टूटते मनोबल का। और वो समूह जो एक बड़ा समूह कहा जाता है, जो कह रहा है कि जो डरते हैं वो सरेंडर कर दें, हम नहीं जाएंगे, उनको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो तो अभी हैं। मैं तो दक्षिण बस्तर में ही देख लें आप, तो जो अभी कई ऐसे कमांडर हैं जो कि अभी भी हैं और लड़ाई पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं,
और जब तक वो सरेंडर नहीं करते या एलिमिनेट नहीं होते हैं तब तक तो वो अपनी लड़ाई को, और अभी ऐसे कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सुरक्षा बलों का जो घेरा है, जो डोमिनेंस है, वो बढ़ते जा रहा है, और अब अगर अबूझमाड़ और महाराष्ट्र और गढ़चिरौली ये शांत हो गया या लोग वहाँ से आ गए तो ये सारी फोर्सेस जो वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो उनके लिए भी जंगल में लड़ पाना, मैंने बहुत समय तक जंगल की लड़ाई को लीड किया है, देखा है, आसान नहीं है। ये बात ज़रूर थी कि एक समय था कि हमारे लिए आसान नहीं था, अब ऐसा समय आ गया है कि उनके लिए आसान नहीं। क्या आपने अपने इस पूरे सर्विस के दौर में इस बात पर गौर किया है सर कि हर 20 वर्ष, चारू मजुमदार से लेके आज दिनांक तक, हर 20 वर्ष में एक वो समय ऐसा आया है जब लगा कि अब नक्सलवाद समाप्त, इनका हथियार का संघर्ष समाप्त, ये कोलैप्स, ये फिर 20 साल के बाद एक बहुत नए क्षेत्र या एक व्यापक क्षेत्र में नज़र आने लगे हैं। क्या वो समय फिर नहीं आ सकता? मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ऐतिहासिक रूप से ये सही है कि ये जब इन पे बड़ा प्रहार हुआ तो ख़त्म हो गया, ऐसा लगा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से पुनरुज्जीवित हुआ। बंगाल से निकल के बिहार, बिहार से निकल के आंध्रा, आंध्रा से निकल के, लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह से देखें तो ट्राइबल अपराइजिंग्स 67 के पहले भी थी इस देश में। आज़ाद, अगर हम सही मायने में देखेंगे तो तेलंगाना रिसेक्शन तो आज़ादी के पहले का था, जो 1900 मेरे ख्याल से 46 में या 44-45 में चालू हुआ था, और आज़ाद भारत में बमुश्किल उसने कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉल ऑफ किया था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है या CPI माओइस्ट जिसको आप कहते हैं, विचारधारा जो है मार्क्सिस्ट लेनिस्ट की, वो तो तब तक रहेगी जब तक कि वो गरीब और हैव्स और हैव नॉट्स का संघर्ष रहेगा। यही उनकी विचारधारा है कि सबको बराबर रखना है, और ये इनके पास ज़्यादा है तो हम बंदूक से लेंगे, बंदूक वाली चीज़। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का भय और आतंक का वातावरण था वो पहले भी रहा है और फिर से पुनरुज्जीवित हुआ। तो अब की जो अवस्था है, मुझे ऐसा, ये मेरा आशावाद आप कहें या जो भी कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियाँ आज से 20-30 साल पहले का जो यूथ था हमारा, या आज उसके और पहले का था, और आज का जो यूथ है, वो आजकल का जो यूथ है वो मतलब IT का युग है, ये संचार क्रांति का युग है, इसमें व्हाट्सएप और दुनिया भर का चीज़ है। वो कितना जंगल में लड़ाई लड़ेगा और कितनी विचारधारा को ले जाएगा, इसमें संदेह है। एक बात हमेशा कही जाती है और अब तक जो संकेत हैं बहुत स्पष्ट हैं कि बस्तर के खनिज पर रुचियां बहुतों की हैं। कई औद्योगिक घरानों के नाम आते हैं कि हाँ उनको दिया जा चुका है, बस उत्खनन बचा है, और जैसे ये कैंप और सघन हो ताकि वो रास्ता फ्री हो, तो एक काल्पनिक सी स्थिति जो कि दिखती है होगी। अगर मैं इसको ले आऊँ कि हाँ अब ये हटेंगे और वहाँ उद्योग चालू होगा। आप बस्तर को जानते हैं, बस्तर को रहे हैं, प्रवीर चंद्र भंजदेव का भी जो भी लिखा पढ़ा वो भी आपने पढ़ा होगा। क्या लगता है आपको कि ऐसा होने से नक्सलवाद के दोबारा और परिष्कृत होकर लौटने के अवसर बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, मैं ये बातें ज़रूर प्रचारित हैं कि ऐसा होगा और माइनिंग होगा, लेकिन सिर्फ माइनिंग नहीं है बस्तर में। और ये अगर माओवाद वहाँ से ख़त्म हो रहा है तो उनको काम चाहिए, जो वहाँ के लोग हैं, युवक हैं विशेष रूप से, नहीं तो फिर माओवाद की तरफ वो क्यों गए? क्योंकि उन पर कोई काम नहीं था, बेरोजगारी थी, पढ़ाई लिखाई से नहीं था, कोई विचारधारा से सारे लोग नक्सलवाद बन गए। और जो हमारे खास करके हम अगर बस्तर के ट्राइबल्स को देखें, वो बहुत ज़्यादा कोई विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, सिंपैथी थी उनकी, लेकिन उनको जो ग्लैमर था जो बंदूक का, उसने उधर आकृष्ट किया और ये देखा कि हमारी परिस्थिति क्या है, तो हमें चलो ये मिल रहा है। तो जब अगर विकास होगा, चाहे वो माइनिंग के जरिए हो, लेकिन ये बात सही है कि केंद्र सरकार को हर जगह जो विकास वो करती है, आदिवासी क्षेत्र का एक अलग तरीके का विकास, और बस्तर का जो इतिहास है प्रवीर चंद्र जी से लेके, उस प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ डेवलप की जाए या चीज़ें लाई जाएँ तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का भी विकास होगा। बड़ा सुंदर जगह है बस्तर, मैंने उसको पूरा देखा, आपने भी देखा है। तो वहाँ की जैसे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडस्ट्री को वहाँ डेवलप किया जा सकता है, सिर्फ माइनिंग नहीं। लेकिन माइनिंग भी एक आवश्यक चीज़ है, पूरी माइनिंग नुकसानदेह नहीं है। आज के ज़माने में, एनर्जी के ज़माने में कोल और ये जो बॉक्साइट और सब चीज़ें हैं, पर सरकार के हाथ में है उसको ऑक्शन करना, उसको किस तरह उपयोग करना। और ये बात सही है, मैं इसको ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो
पिछले, क्योंकि मैं उसी दौरान मैं भी डीजी रहा हूँ, उनकी सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है कि हमको सिर्फ ये ख़त्म करके आर्म रिबेलियन को ख़त्म करने से आदिवासी इलाका शांत हो जाएगा। वो ये जानते हैं कि हमको इनके लिए एक समन्वित योजना लानी पड़ेगी और पारदर्शी प्रशासन और ईमानदार गवर्नेंस। ये ट्राइबल इस एरिया में सबसे बड़ी कमी यही रही कि जो गवर्नेंस थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, उसने एक्सप्लॉइट बहुत किया। अगर ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं रहा होता तो शायद माओवाद इतना बस्तर में नहीं बढ़ता। अब भी वही चीज़ ज़रूरी है, एक्सप्लॉइटेशन ना हो और साथ में लोगों के लिए ऐसा काम हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं आएंगी। आखिरी सवाल है, पंजाब में 90s के दौर में ये चीज़ आई कि भाई 2 पीढ़ियाँ समाप्त हुई और ये कहा गया अब खालिस्तान समाप्त, आइडियोलॉजी समाप्त। 2023 में फिर चुनाव आया सर, लोकसभा 23-24 में, और अमृतपाल सिंह जीत गए, 2 लाख के रिकॉर्ड वोटों से जीते। वारिस पंजाब दे उनका एक संगठन था जिसमें उनकी बातें ये थी कि नशा और तमाम तरह की चीज़ों पे काम करना है, मगर एक अलिखित चीज़ थी जिसमें लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद, जो पढ़ने में नहीं आता था क्योंकि अलिखित था, और उन्हें 2 लाख की लीड मिली, जीते। माना गया कि ये विचारधारा ही है, आइडियोलॉजी ही है। आइडियोलॉजी समाप्त क्यों नहीं होती? अगर ऐसी घातक चीज़ है तो क्या गलती करते हैं हम? देखिए, आपका बात बिल्कुल सही है। आइडियोलॉजी जो है वो कैसे पैदा होती है? अगर नक्सलिज़म को लें या आपने जो पंजाब की बात कही, वो किस लिए पैदा हुई? क्यों ये नक्सलवाद बस्तर के इलाके में आया या आंध्रा तेलंगाना में आया? क्यों नहीं वो कानपुर और लखनऊ में ये डेवलप हुआ? क्यों नहीं वो हिमाचल प्रदेश में, शिमला में ये डेवलप हुआ? जंगल और पहाड़ वहाँ भी थे। उसका प्रमुख कारण ये है कि जहाँ पर ट्राइबल एक्सप्लॉइटेशन रहा इस इलाके में और जंगल, और आप अगर पूरे एरिया को देखें जहाँ नक्सलवाद रहा है तो आप ये पाएंगे कि जो बहुत गरीब लोग थे उनके बीच में ये विचारधारा ने जन्म लिया। तो विचारधारा पनपी इसलिए क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं था। अगर वही स्थिति फिर आ गई कि हटे तो विचारधारा फिर से जन्म ले लेगी क्योंकि लोग तो वही रहेंगे। इसलिए वो ज़रूरी है कि उनका विकास हो। पंजाब के केस में हम लोग खुद, मैंने अमृतसर में नौकरी की है IPS में आने के समय, हमें खुद भी नहीं लगता था कि आतंकवाद समाप्त होगा या जिस तरह का वहाँ टेररिज्म था। 87 की बात है, हम लोग, मैं खुद अमृतसर में था और KPS गिल ADG थे। उस वक्त ये नहीं लगता था, लेकिन हुआ ख़त्म। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे गवर्नेंस हुई, फिर ड्रग्स और शराब और उसी तरह आया, तो लोगों को लगा कि यार वो खालिस्तान का प्रयोग जो आपने बताया कि उसलिए उन लोगों ने वोट दिया। तो आतंकवाद समाप्त हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, सरकारें चली। लेकिन सरकार अगर सही ढंग से, मैंने पहले ही कहा, प्रशासन अगर निष्पक्ष और ईमानदार पारदर्शी नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के वाद को दोबारा जन्म लेने से नहीं रोका जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे DM अवस्थी। अंतिम की जो बातें हैं बहुत सारगर्भित हैं, संकेत पूरे मुकम्मल हैं। वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट है जिस पे ध्यान देना चाहिए ताकि चीज़ें अपने आप को और परिष्कृत होकर सामने न लाएं, उसी की बात तो बता रहे थे। इसको समझना सरकार को है, इसको समझना तंत्र को है। वो कितना समझेगा ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आज की तारीख में ये कह देना कि चीज़ें पूरी तरीके से उत्तर बस्तर, माड़ इलाका खाली हो गया, रीता हो गया, इसको लेकर असहमतियाँ हैं इस दावे पर, और इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। और सबसे अहम बात ये भी कि विचारधारा की सबसे बड़ी खासियत यही है, समाप्त कभी नहीं होती। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।